एक मुलाकात नेताजी के साथ के एक नए संस्करण में आप सबका स्वागत है। मैं ब्रह्मानंद त्रिपाठी आज मौजूद हूँ नैनी में। यहाँ हमारी मुलाकात अरुण कुमार गौतम उर्फ कमांडो जी से हुई। ये एक ऐसा नाम है जो रीवा ही नहीं मध्य प्रदेश की राजनीति, सक्रिय राजनीति में अहम रोल निभाने वाले हैं। दुर्दशा ऐसी है होती जैसे हो ना लाश की, क्या कहूँ क्या वेदना जेल की आवास की। बधाई दे रहे हैं। ये बधाई का पात्र मैं नहीं हूँ, ये त्योंथर रीवा के जनता की जीत है और बधाई का पात्र त्योंथर और रीवा की जनता है। और आपका चैनल भी बधाई का पात्र है, जो कि आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को पता चला कि मैं कब जेल गया, मैं जेल से बाहर कब आया। तो मैं आपके चैनल को ही बधाई देता हूं और अपने जनता जनार्दन, किसान, गरीब, मजदूर, मजलूम जितने भी लोग हैं, मैं उनको सबका शुक्रगुजार हूं और बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं। धन्यवाद भाई साहब। मेरा या ये कह लें कि जनता का ये सवाल है, आप 5 महीने जेल में रहे, आपके ऊपर रासुका जैसी संगीन धाराएं लगाई गई। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 5 महीनों में आपने जेल में रहते हुए क्या देखा या क्या महसूस किया कि जनता के लिए संघर्ष करना या जनता के लिए काम करना आपको इस स्थिति में पहुंचाया, या ये कहें कि राजनेताओं से दुश्मनी की वजह से आप यहाँ पहुँचे। आपने क्या अनुभव किया? देखिए, हम ना तो यहाँ पर राजनीति, जो राजनीतिक व्यक्ति हैं या राजनीतिक पार्टियां हैं या शासन प्रशासन है, मैं उनका भी दोष नहीं देता। चूँकि मैंने जैसा कार्य किया तो हमने अपना काम किया, जनता के लिए किया। जैसा शासन प्रशासन को या नेताओं को लगा उन्होंने ऐसा वो अपना काम किए, तो इसमें दोष देने वाली तो कोई बात ही नहीं होती। रही बात रासुका का, जो एनएसए हमारे ऊपर लगाया गया, इसमें ज़रूर मुझे थोड़ा तकलीफ़ हुआ है। तकलीफ़ ये हुआ है कि जो व्यक्ति 21 साल देश के लिए अपना घर परिवार, माता पिता, बीवी बच्चे, भाई बहन सबको त्याग करके एक ही लगन था कि हमको देश का सुरक्षा करना है, चाहे वो बॉर्डर एरिया हो, चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर हो, चाहे वो लेह लद्दाख हो, चाहे वो पीस एरिया हो और चाहे +55 डिग्री तापमान राजस्थान हो। जहाँ की गद्दारी किया जा सकता था, तो जब हमारे जिस्म में, हमारे खून में उस समय वो भावना नहीं जगी, तो आज हमारे तन से वर्दी उतरी है, हमारे मन और हमारे दिल और हमारे लगन से वर्दी नहीं उतरी है। तो हम देश के साथ, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या मैं देश के साथ ऐसा कर सकता हूँ? मैं पर्सनली कहूँ तो नहीं। जब हम नहीं कर सकते, सिर्फ अंतर इतना हुआ है कि जब मैं देश का रक्षा करता था, अपने नेताओं का सुरक्षा करता था, तब मैं देशद्रोही नहीं बना। और आज मैं समाज का रक्षा करने लगा, किसान, गरीब, मजदूर, मजलूमों का सुरक्षा करने लगा, तो आज मैं देशद्रोही हो गया। ये मुझे थोड़ा सा तकलीफ है इस बात का कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगे हैं, क्या सही है क्या गलत है, आरोप लगाने वाला भी जानता है, मैं भी जानता हूँ। लेकिन जो देशद्रोह का मुकदमा हमारे ऊपर लगाया गया, माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे न्याय दिया। वह आरोप 1 महीने तक चला। 1 महीने बाद माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला किया और आरोप लगाने वाले को भी उन्होंने बताया कि जो रासुका है वो लगाया किसके ऊपर जाता है, आप रासुका इनके ऊपर कैसे लगाए। तो रासुका में मुझे थोड़ा तकलीफ हुआ था। और जी, जैसे अगर एक बात देखी जाए, पहले आपने देश सेवा की, फिर आप समाज सेवा में उतरे,
आजकल आपका मुख्य अगर कहा जाए तो लक्ष्य यही है, समाज के लोगों को जागरूक करना, समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति पर तक आप मदद पहुंचाना चाहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये सब करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? क्या आप राजनीति में सक्रिय होने के लिए ये सब कर रहे हैं, या लोगों के बीच आप अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं? उद्देश्य क्या है? सही आपने पूछा कि कोई भी कार्य करने के लिए एक उद्देश्य होता है। मैं मानता हूँ 2005 में मैं सेना में नौकरी करता था। उस समय पर मेरा पोस्टिंग श्रीनगर में था, गांदरबल में। वहाँ पर मुठभेड़ हुआ और मुठभेड़ के दौरान मैं गोली का शिकार हुआ। गोली हमारे पीछे से वो करते हुए निकली, गोली टच करते हुए, पर थोड़ा इंजर्ड हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे गोली का। जी बिल्कुल। और फिर मैं 180 फीट नीचे लुढ़कते लुढ़कते 180 फीट नीचे में चला गया। 92 बेस हॉस्पिटल में, मिलिट्री का हमारे हॉस्पिटल है, वहाँ पर हमने 32 घंटे बेहोश रहा। और 32 घंटे बाद जब मुझे होश आया तो मैंने सोचा कि मैं तो उसमें गया था ऑपरेशन में, यहाँ क्या हो गया, मैं कैसे हो गया, मुझे खुद नहीं पता कि ये हुआ क्या था। मेरे सर में बहुत चोट है, बहुत सारी चोट लग गई थी। लेकिन हमारे जो क्षेत्र की जनता थी, जो हमारे समाज की जनता थी, उनका सबका आशीर्वाद था मेरे ऊपर, जिन्होंने हमारे को सेना में इस योग्य बनाया कि मैं दुश्मनों से लोहा ले सकता हूँ, लड़ सकता हूँ। तो मैं जिंदा उनके बीच वापस आया। तो मेरा उद्देश्य था कि जब मैं जिंदा होकर के वापस जाऊंगा, जब मैं हॉस्पिटल से एकदम बिल्कुल स्वस्थ हुआ, और उस टाइम पर जब अस्वस्थ था तब से मेरे प्लान में अचानक दिमाग में चलने लगा कि जब भी मैं स्वस्थ होकर के जब मैं अपने गृह ग्राम में जाऊंगा तो सेम सेना की भांति इसी ईमानदारी, इसी निस्वार्थ की भाव से जनता का सेवा करूंगा। और हमारा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, कोई लालच का मुद्दा नहीं। जनता के आशीर्वाद से रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, वो रोटी भी मिल रही है, कपड़ा भी मिल रहा है, मकान भी है। हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य तो बहुत दूर दूर तक नहीं है। और अब इससे बेहतर, जनता से बेहतर तो और इसको कोई बता ही नहीं सकती कि मैं लालची हूँ या तो राजनीति का कोई नशा हमारे पास सवार है, और या तो निस्वार्थ भाव है। ये जैसे मैं आपको रोकना चाहूँगा, आप ये कह रहे हैं कि जन सेवा ही आपका मुख्य उद्देश्य है। तो अगर मान लीजिए जनता कल को आपसे उम्मीद करती है कि आप राजनीति में सक्रिय हों, तो क्या जनता की उम्मीदों को आप ऐसे ही तोड़ देंगे या राजनीति में आना चाहेंगे? जनता के लिए तन, मन, धन और लगन। आप ये सोचिए कि जब मैं 5 माह केंद्रीय जेल रीवा में कारावास में रहकर जनता से दूर रहा, अपने परिवार के लाड प्यार, जो हमारी बीवी थी, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, मुझे जब पुलिस उठाई थी तो उस टाइम पर मेरे बच्चे रो रहे थे और यही बोल रहे थे कि अंकल हमारी मम्मी घर में नहीं है, पापा जी को आप छोड़ दीजिए। मैं पापा जी को आप जहाँ बोलोगे मम्मी को बुला लूँगा, मैं थाने में पापा जी को भेज दूँगा, अंकल जी छोड़ दीजिए। मेरे बच्चे रोते रहे, मैं चला गया यहाँ से। मुझे उस समय तकलीफ हुआ कि मेरे को अगर समाज में उतरना था और ये सब लाइन अपनाना था तो हमको ज़रूर सन्यासी का रूप धारण करना चाहिए और सब कुछ छोड़ देना चाहिए। और 5 महीने सत्यता ये है, आप केंद्रीय जेल रीवा के अधीक्षक से, जेलर से या जो भी अधिकारी हैं, आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। मैंने एक सन्यासी की भांति वहाँ पर भी अपना समय निकाला है और यही मदद करता था। किसी के पास चड्डी नहीं रहती थी, बनियान नहीं रहती थी, चप्पल नहीं रहते थे, अभी ठंडी आ गई थी, टोपा नहीं रहता था, इनर नहीं रहता था। आप पूछ सकते हैं।
मैं वहाँ पर भी मंगा करके मुलाकात जब हमारी आती थी तो बोलता था कि ऐसे कर दीजिए। मतलब वहाँ पर भी मैं डिमांड देता था कि यार 10 पीस ये ले आ देना, 10 पीस ये ले आ देना, 2 पीस ये ले आ देना। तो लगता था कि हमको भी पता था कि हमारा परिवार दुख का सामना कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर जेल में भी आकर के और उनको डिमांड दे रहा हूँ कि ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, फलाना बहुत परेशान है, उसके पास कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये है कि हमने जो हमारा भाई एक दिल्ली में तैयारी कर रहा था, हमने उसका समय बर्बाद किया। मुझे पता है मैं उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ। 5 महीने लगातार प्रयागराज, जबलपुर, दिल्ली, भोपाल, हर जगह दौड़ रहा था, लेकिन मैं क्या कह सकता हूँ। मुझे पता था कि मेरी पत्नी एक जो हमारे समाज का परंपरा है उसके तहत रहती थी और वो कभी किसी के सामने बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन जब देखा कि हमारी पत्नी भी कहीं कलेक्टर के पास जा रही है, कहीं एसपी के पास जा रही है, कहीं समाज में जा रही है, तो मुझे पता है और ये भी ठीक है कि थोड़ा मजबूत भी होना चाहिए। एक फौजी की पत्नी है, एक समाज सेवी की पत्नी है, तो हमको गर्व भी इस चीज़ का है कि चलिए जो हुआ सो हुआ, लेकिन परिवार को भी एक सहने की क्षमता मिली है। तो हमको सिर्फ बाकी कोई तकलीफ़ नहीं, हमको जनता का, फिर भी मैं वहाँ पर जब कोई मुलाकात आती थी तो मैं यही पूछता था कि खरीदी केंद्र में कोई गड़बड़ी तो नहीं चल रही है, जनता जो हमारे किसान हैं उनका धान बिक्री हो रहा है, बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है। भैया आप हमको जेल तो भेज दिए। कुल मिला के आप केंद्रीय कारावास में रहते हुए भी जन सेवा को नहीं छोड़ पाए थे। अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि आने वाले समय में या वर्तमान समय की बात करी जाए तो त्योंथर किन विसंगतियों में या किन अवधारणाओं पे काम कर रहा है, ये आप अच्छे से समझ रहे हैं या देख रहे हैं। आने वाले समय में आप त्योंथर को किस दिशा की ओर देखना चाहते हैं? त्योंथर में जो मौजूदा विकास है उससे जनता कितनी संतुष्ट है? आप इसको आगे अगर आपको मौका मिले, आप अगर त्योंथर की बागडोर संभालते हैं या ये मैं कहूँ कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं, तो उससे आप क्या सोचते हैं कि आगे मैं कितना जाऊंगा या त्योंथर को मैं कहाँ ले जाऊंगा? देखिए, चुनाव लड़ना हमारा कोई मुद्दा नहीं है, उद्देश्य नहीं है, लेकिन जनता की खुशी के लिए, जनता के चेहरे में मुस्कान के लिए मैं सब त्याग कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल रहा हूँ। क्योंकि भाई परिवार भी बिखरता है, बच्चे भी, अभी हमारा एक बच्चा 11th में है, एक बच्चा हमारा 8th क्लास में है और अभी उनके एग्ज़ाम का भी समय शुरू हो रहा है, लेकिन बच्चे भी टेंशन में रहते थे कि पापा को क्या होगा, पापा कब आएंगे, है ना। तो वो सारा चीज़ हमने उसको भी इग्नोर किया। तो जो समाज चाहेगी, जो जनता हमारी चाहेगी, तो जनता से तो हम बाहर नहीं जा सकते, जनता के पीछे तो हमें सब कर ही रहे हैं। परंतु अगर जनता चाहती है कि हमको कमांडो हमारा नेतृत्व करे, जनता अगर ये बोलती है कि हमारा नेतृत्व करें, तो कमांडो का नेतृत्व त्योंथर, रीवा, मध्य प्रदेश छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान के जो अपने आप को लीडर मानते हैं, जो विकास के मुद्दे की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान का तहसील या जिला जो भी होगा वो भी त्योंथर तहसील को देखने आएगा कि त्योंथर तहसील में वाकई में विकास कैसे हुआ है और इन्होंने किस तरीके से विकास किया है। आप एक रोल मॉडल बनाना चाहते हैं त्योंथर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि इतने दिनों तक आप जेल में रहे, आपके परिवार ने, आपके लोगों ने तरह तरह की जो यातनाएं देखी या भोगी। अभी काफ़ी लोग हैं जिनमें कई तरह के मुकदमे चल रहे हैं, या कई आपके समर्थक कह लें, आपके साथी कह लें,
उनमें तमाम तरह की धाराएं लगी हुई है, उसको लेकर आप क्या कदम उठाने वाले हैं? देखिए, जो भी हमारे लिए भी लड़ाई जो हम सामाजिक कार्य जो कर रहे थे और सामाजिक कार्य में जो लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, जो हमने धरना किया है, प्रदर्शन किया है, हमारे ऊपर मुकदमा किस चीज़ का है? आप भी हमारे से पूछिए ना कि मुकदमा हमारे ऊपर है क्या? हमारे को बताया गया कि लूट पाट सहित और ये जानकारी तो पुलिस द्वारा साझा की गई थी। आपको ये दर्शाया गया था कि यूपी में आप हिस्ट्री सीटर हैं, ऐसा चौथर एसडीओपी साहब ने खुद बताया था कि आप यूपी में हिस्ट्री सीटर हैं। एमपी में भी तमाम तरह के आपके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं, वो कितने लीगल या इलीगल हैं ये प्रशासन जाने या तो आप जाने, लेकिन मुकदमे तो आपके ऊपर हैं, काफ़ी सारे चल रहे हैं जी। नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, आप अभी हमारे निजी आवास में हैं। ये हमारा निजी आवास है। इसका नाम पहले था कमला नगर और इसको मुर्दा कॉलोनी बोला जाता था। लेकिन जब यहाँ पर, जबकि फौजी लोग रहते थे और शहीद परिवार भी यहाँ पर रहता था, जब यहाँ पर मैं आया तो यहाँ पर मात्र 10 केवीए के 2 ट्रांसफार्मर थे, रोड नाली बिजली। हमने यहाँ पर एक जनसंपर्क करना शुरू किया और जब छुट्टी के दौरान आता था तो सिर्फ इस कॉलोनी के विकास की बात करता था। जहाँ पर अभी आप बैठे हैं, आप आए होंगे, देखिए हमारे यहाँ का रोड देख लीजिए, नाली देख लीजिए, बिजली देखिए, 24 घंटा बिजली रहती है। 2 नहीं, 25 केवीए के 4 और 100 केवीए के 2 ट्रांसफार्मर, यानी 6 ट्रांसफार्मर इस कॉलोनी के लिए लड़ाई लड़के हम और हमारे जो जवान साथी थे, यहाँ के निवासरत जो कॉलोनी वाले थे, हम लोगों ने लड़ाई लड़ करके यहाँ 84 पोल और 6 ट्रांसफार्मर लगा करके इसका लोगों ने नाम कमला नगर से रख करके बदल करके कमांडो नगर रख दिया। अब जो यहाँ के स्थानीय निवासी थे, जो यहाँ के बॉस थे, उनको जलन होगी कि नहीं होगी? उन्होंने द्वेषपूर्वक कार्रवाई करते हुए, कहीं नाली बनाते समय किसी का फसेल टूट रहा है, वो मुकदमा लिखवाया गया। कहीं बिजली विभाग को इन्वॉल्व करके उनका मुकदमा लिखवाया गया। कहीं बोले कि घर में घुस गए थे। भाई, जितना उनसे बना, हम तो एक फौजी आदमी, हमको तो पता नहीं मुकदमा होता क्या है। हमको तो सिर्फ हमारा कार्य करना, लोगों का विकास करना, लोगों के विकास में सहयोग करना, हमारा वही मात्र उद्देश्य रहा। मतलब कम शब्दों में कहा जाए तो समाज सेवा के दौरान किए गए कार्यों का ही मुकदमा आप पे चल रहा है। और व्यक्तिगत हमारा आज तक न किसी के साथ मारपीट हुआ है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एई के साथ घटना दिया गया, वो भी हमारा विवाद नहीं था। जैसे आपने एई की बात की, एक वाकया मुझे याद आया। ये सवाल मैंने कई लोगों से पूछा था। एई जो थे वहाँ पे बिजली विभाग के कर्मचारी थे और उन्होंने जातिगत रूप से आप पर हरिजन एक्ट लगवाया, तो क्या आप इसको उचित मानते हैं? क्योंकि मेरी नज़र में जो वहाँ अधिकारी थे वो मात्र अधिकारी थे, वो किसी जाति विशेष से नहीं आते थे। तो फिर हरिजन एक्ट लगना कहीं ना कहीं जातिगतता को बढ़ावा देना है। क्या कहना चाहेंगे? आप ये बताइए कि गगनेश अकौदिया थे, तो अकौदिया साहब कहना क्या जाति सूचक शब्द हो गया? बिल्कुल नहीं। अब वो रीवा जिला के तो नहीं है। रीवा जिला में भी मैंने तो आज तक जात पात था, ये लोगों को आप देखते होंगे कि या सुनते होंगे कि मैं लोगों का जात पात मिटाना चाहता हूँ कि जात पात भेदभाव मत रखिए। आप हर वर्ग के साथ आपको देखा जाता है, आप उनके साथ बैठते हैं। यहाँ तक कि मैंने कई बार तो लोगों से सुना है कि आप गरीबों के यहाँ भोजन भी करते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो अगर ऐसा था तो जातिगत टिप्पणी में ही आपको फंसाया गया। कारण ये था कि उसमें आजीवन कारावास तक का प्रावधान है और मुझे ये नहीं पता था कि SC ST होता क्या है और अकौदिया साहब हरिजन हैं कि आदिवासी हैं कि ब्राह्मण हैं कि ठाकुर हैं, क्या हैं। सौगंधियत बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता था। और न तो मैं जानता हूँ, आज तक मैं नहीं जानता कि वाकई में ये जानता हूँ कि अकौदिया साहब एक अधिकारी हैं, एई हैं और हमने सदैव अधिकारियों से सम्मानपूर्वक ही बात की है, एक डिसिप्लिन के दायरे में ही बात की है। सिर्फ ये था कि
मेरा कहना था कि जो पैसा का लेन देन या वसूली की बात है, हम आप तनख्वाह लेते हैं, इन्हीं जनता का टैक्स, जो जनता से टैक्स लिया जाता है, जो नमक लेते हैं, मिर्ची लेते हैं, धनिया लेते हैं, तेल लेते हैं, उसी का जो टैक्स होता है उसी से हम आप तनख्वाह लेते हैं। अगर इसके बावजूद भी हम उनसे 500-500 रुपए 200-200 रुपए लेंगे तो ये जनता मर जाएगी। तो हमको आपको ऐसा करना चाहिए क्या? हमारा उनका ये बात होता था, लड़ाई झगड़ा मारपीट का तो सवाल ही नहीं उठता। हमारे ऊपर लाठी से पीछे से कौन मारा? उनका ही आदमी, वो तो 12 आदमी आए थे। मैं तो उनसे बातचीत कर रहा था, हमारे ऊपर वार भी करवाए और साथ में मुकदमा भी लिखवाए, और हम तो हॉस्पिटल तक मुझे नहीं जाने दिया गया, सिर्फ वहाँ पर एक चेकअप कराए और जेल भेज दिए 151 में। और जब फिर वहाँ से 151 से छूटा तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रयागराज में अपना ट्रीटमेंट करवाया, और जब ट्रीटमेंट से स्वस्थ होने लगा तो फिर यहाँ से पुलिस ने हमको अरेस्ट कर दिया और वहाँ पर ये जो घटनाक्रम आपके साथ हुआ, रासुका की कार्रवाई, जेल भेजना, इसका दोषी आप किसी को मानते हैं? किसी को नहीं, इसमें किसी का दोष नहीं। जो कुछ हुआ, जैसे जनता के बीच में नेताओं के नाम आते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के नाम आते हैं, तो क्या उनकी पर्सनल दुश्मनी की वजह से ऐसा कुछ हुआ, आप ये मानते हैं क्या? नहीं मानता, इसलिए कि न तो हमारा किसी नेताओं से कोई दुश्मनी थी और न ही प्रशासन से हमारा कोई दुश्मनी था। ये एक मतलब ऐसा बोले कि जो मुकद्दर पर लिखा होता है उस पर किसी का जोर नहीं चलता। तो हमारे को जेल जाना अच्छा रहा और मैं जेल गया, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जेल में जा कर के हमने बहुत कुछ सीखा है। और बाकी अगर आपको लगता है या जनता आपसे बोलती है कि किसी ने जेल भिजवाया है, तो मैं उसका 10 उंगलियां जोड़ करके मैं उसको दंडवत प्रणाम करता हूँ कि आपने मुझे जेल में इसलिए भेजा कि हमारे पास कहीं न कहीं कुछ ज्ञान की कमी थी, कुछ हम गलतियां करते थे, उसको सुधारने के लिए आपने भेजा। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और उनका स्वागत करता हूँ, परंतु हम आरोप किसी के ऊपर नहीं लगाते। जो मूल्य अरुण कुमार गौतम उर्फ कमांडो जी ने या इनके परिवार ने चुकाया है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि आजकल स्वघोषित समाज सेवी जो बन रहे हैं, उनको देखना, सुनना और समझना चाहिए कि हम किस ढंग से काम करें कि आने वाले समय में हमें या हमारे परिवार को विपत्ति का सामना ना करना पड़े। मैं ब्रह्मानंद त्रिपाठी, अनूप गोस्वामी के साथ, बिंद हिलट के लिए।